आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा कहते किसे हैं? भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। अर्थात इसे हम दूसरे शब्दों में समझते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों व विचारों को ग्रहण करता है। अब समझ में बात आ गई, भाषा किसे कहते हैं? अपने मन की बातों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि भाषा ये बनी कैसे। ये भाषा कभी ना कभी तो बनी होगी, तो इसके लिए हम प्राचीन काल में जाते हैं, जब आदि मानव बोलना नहीं जानते थे। तब वो क्या करते होंगे? जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी तो वो क्या करते होंगे? इशारों से ही अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते होंगे। जैसे कि आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, उन्हें जब कुछ कहना होता है तो वो क्या करते हैं? इशारों में बात करते हैं। वैसे ही प्राचीन काल में मनुष्य क्या किया करते होंगे? अपने मुंह से आवाज़ें निकालते होंगे। धीरे धीरे कुछ आवाज़ें निश्चित वस्तुओं और क्रियाकलापों के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी। जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल, कुछ विशेष प्रकार के शब्द होते हैं ना, पानी के लिए कुछ बोलते हैं, वैसे ही अब आवाज़ों के साथ अर्थ भी जुड़ गया। अब आवाज़ जो मुंह से निकलती थी, ध्वनि जो निकलती थी, वो किसी खास वस्तु के अर्थ से वो क्या हो गया? जुड़ गया। किसी विशेष संदेश, विचार या घटना को स्पष्ट करने के लिए पत्थरों या चट्टानों पर कुछ संकेत चित्र भी बनाए गए हैं। उसमें आदि मानव क्या करते थे? जब उन्हें शिकार के लिए या फिर किसी प्रकार के कार्य करने होते थे तो वो पत्थरों पर क्या करते थे? एक निशान बनाया करते थे। धीरे धीरे इस प्रकार धीरे धीरे क्या हो गई? भाषा बनती गई। अब आपने देखा कि भाषा कैसे बनी। अब हम इसके आगे देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं देखेंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। कौन से? मौखिक और लिखित। अब हम जानेंगे मौखिक रूप किसे कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करता है या दूसरों के विचारों को सुनकर ग्रहण करता है। जैसे कि हम टेलीफोन, रेडियो पर जो बातें सुनते हैं वो क्या करते हैं? हम वो सुनते हैं और सामने वाला वो बोल रहा होता है। जैसे भाषण देना, वाद विवाद, संवाद आदि सब भाषा के मौखिक रूप हैं। मीन्स कि जो हम मुँह से सिर्फ बोल कर सुनते हैं या सुनाते हैं, ये क्या होती हैं? भाषा के मौखिक रूप। अब हम देखेंगे भाषा के लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है, अर्थात दूसरों के भावों को पढ़कर ग्रहण करता है, यह भाषा के लिखित रूप होते हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप होता है क्योंकि भाषा के लिखित रूप को चिरकाल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। चिरकाल से तात्पर्य है बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक उसे क्या रखा जा सकता है? सुरक्षित। अब हम पढ़ेंगे भाषा के विशिष्ट प्रयोग। अभी तक हमने देखा भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप तथा लिखित रूप। इसके अलावा भाषा के विशिष्ट रूप होते हैं जो भाषा की उपयोगिता को दर्शाते हैं, जैसे मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा आदि। अब इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मातृभाषा। अब ये मातृभाषा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मातृ और भाषा। मातृ का अर्थात है माता, मातृ से तात्पर्य है माता से, भाषा जो भाषा, वैसी भाषा जो हम अपनी माता से सीखते हैं वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। इसकी परिभाषा देखते हैं। माता अथवा परिवार के सदस्यों से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा का हमारे जीवन में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। मातृभाषा के बाद अब हम देखेंगे बोली। बोली भी भाषा का एक रूप है। अब बोली कहते किसे हैं? बोली बोलचाल की भाषा को
बोली, स्थानीय बोलचाल की भाषा को बोली कहा जाता है। जो हम आसपास के सीमित क्षेत्रों में जो बोली जाती है भाषा, वो क्या कहलाती है? बोली। बोली बोलने के लिए हमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें निश्चित व्याकरण होती है और इसका रूप क्या होता है? अल्प विकसित होता है। जैसे कि बुंदेलखंडी, मेवाती, हरियाणवी, राजस्थानी आदि हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अब बोली के बाद हम देखेंगे राष्ट्रभाषा। अब ये राष्ट्रभाषा भी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, राष्ट्र और भाषा। इससे हम देखने से राष्ट्र और भाषा अर्थात जो भाषा पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, पूरे राष्ट्र में पूरे देश में समझा और बोला जाता हो, वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रभाषा। और यह भाषा पूरे देश को जोड़ने का भी काम करती है। इसे ये राष्ट्रभाषा कहलाती है। यदि हम हिंदी को पूरे देश की, अपने देश की राष्ट्रभाषा के रूप में माने या हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहें, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश में हिंदी भाषा की बहुलता है। अब राष्ट्रभाषा के बाद हम देखेंगे राजभाषा। अब हम देखते हैं राजभाषा की परिभाषा। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और भाषा। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। सरकारी दफ्तरों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। अर्थात जो भी सरकारी ऑफिस होंगी, कार्यालय होंगी, वहाँ पर जो भी कार्य होंगे, जिस भाषा में कार्य होगी, वह भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। अर्थात हिंदी भाषा में ही हमारे पूरे देश के सरकारी दफ्तरों में कार्य करने के लिए इसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस कारण इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। ये लिपि क्या है? लिपि की परिभाषा देखते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेत या चिन्ह बनाए जाते हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पाठ के शुरुआत में देखा कि भाषा की शुरुआत कैसे हुई, तो हमने क्या देखा कि प्राचीन काल में मानव अपने मन के विचारों को संकेत में बताया करते थे। उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए थे। ये चिन्ह आगे चलकर लिपि बन गई। जैसे हम देखते हैं क, हमारे मुंह से अगर क का उच्चारण होता है तो क को लिखने के लिए एक चिन्ह बनाए गए हैं। ख को लिखने के लिए चिन्ह, पूरी की पूरी वर्णमाला एक चिन्ह है। हमारे मुंह से जो उच्चारण होता है उसका वो चिन्ह है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब एक बार फिर से हम लिपि की परिभाषा देखेंगे। भाषा की उच्चरित ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको लिपि समझ में बात आ गई होगी, तो हम आगे देखते हैं व्याकरण। अब हम देखेंगे व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की क्या उपयोगिता है, सब हम देखेंगे। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या कहलाता है? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराता है। अर्थात वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, वह व्याकरण कहलाता है। जैसे अगर आपको किताब मांगनी हो तो आप कहते हो मुझको मेरा दे दो किताब। तो इस वाक्य से क्या आपको बात समझ में आती है? इसका अर्थ ठीक मालूम चलता है? शायद नहीं। इस वाक्य को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना हम किससे सीखते हैं? व्याकरण के द्वारा सीखते हैं। व्याकरण के अंतर्गत ही हम शब्दों के स्वरूप, भेद,
प्रकार, लिंग, वचन आदि के विषय में भी विचार किया जाता है। अभी हम बस इतना ही सीखेंगे। धन्यवाद।